हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, स्वागतम, सब कुछ समझ लो, ठीक है। चलो, हाँ बेटा, हम जो एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की पढ़ रहे हैं, आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज सेकंड लेक्चर होगा बेटा, जिसमें आज हम सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले लेक्चर में ये देखा था बेटा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, और ये लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने इतना समझा था बेटा, ठीक ना। तो जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम यहाँ पर समझेंगे बेटा। हमने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है, ठीक ना। यूनिपेरेंटल यानी एक पेरेंट्स कैपेबल होता है ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने में, ठीक ना। एक पेरेंट्स ही यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर देता है, जैसा कि एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है कि बेटा इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। साफ साफ बेटा एनसीईआरटी में लिखा है, सबके पास एनसीईआरटी होनी ही चाहिए बेटा, ठीक ना, ताकि आप देखते रहो इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट मतलब कि फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल ही नहीं, वो पूरा का पूरा एकदम फोटो कॉपी होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता ही है कि बेटा यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस गैमेट्स में कुछ अलग अलग डीएनए इन्फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा। जब दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं तो एक थर्ड कैरेक्टर बनता है, और एक थर्ड कैरेक्टर बनेगा तो वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, पहले ही पता है आपको। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जैसा यहाँ पर एक नई सेल, जैसा यहाँ पर एक नया इंडिविजुअल बनेगा, सपोज यहाँ से मेरे से एक टूट करके, ऐसा होगा नहीं, समझ रहे हो ना। ऐसा सोच में कि सर अभी एक दूसरा सेल, अभी एक सर खड़े हैं, दूसरा एक बन करके तैयार हो जाएंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक ना। मेरे से एक कोई नया इंडिविजुअल मेरी एक सिंगल बॉडी से यहाँ से निकल करके बन जाएगा, तो वो क्या होगा, जैसा डीएनए, जैसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन मेरी बॉडी के अंदर है, वैसा ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर भी होगा। तो इस वजह से ये अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होता है। सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, कोई एक इंडिविजुअल ए है, ठीक ना, कोई एक इंडिविजुअल ए है, और ये क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी कितने टाइप होते हैं देखेंगे उसको, बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतना जान के रखो बेटा कि डिवीजन हमेशा माइटोटिक डिवीजन ही होगा, ठीक ना, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है, जैसा कि मियोसिस में होता है बेटा, ठीक ना। मियोसिस में होता था, हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, प्रोफेज फर्स्ट के जो पैकेटीन स्टेज होता है उसमें ओवरलैपिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम का, जिसमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो होता नहीं माइटोसिस में, सिंपल सा फंडा होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट होने के बाद सेपरेट होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन करेगा तो एक दूसरा जो इंडिविजुअल यहाँ पर बनेगा, सपोज यहाँ पर बी बन रहा है इंडिविजुअल, वो इसके बिल्कुल 100% सिमिलर होगा, एग्जैक्ट सिमिलर होगा। उस समय तो सिमिलर होगा, बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर कुछ अदर म्यूटेशन, कुछ एक्सटर्नल म्यूटेशन की वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, दैट डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जिस समय वो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, उसका साइज पे मत जाना बेटा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा और उसके बॉडी पार्ट्स होंगे वो सबके सब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होती है, जो संतान होती है, सिमिलर होने के कारण यहाँ पर एक वर्ड की रचना की गई है जिसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक ना। ये क्लोन शब्द याद रखिएगा बेटा। क्लोन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बेटा, ठीक ना, ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर टू देयर पेरेंट,
टू देयर पेरेंट। यानी कि पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन क्यों कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक ना, क्योंकि बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर लिख लेना बेटा, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक ना बेटा। तो ये आपको पता चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आइए कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ यहाँ पर हम लोग टाइप्स को देखेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो आइए सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रीफ जो है हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो कि बहुत आसान है, आपको याद करने में भी आसान होगा और समझने में भी आसान होगा बेटा, ठीक ना। एक छोटा सा याद रखिएगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक दूसरा रूप होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में याद रखिएगा सिर्फ इतना ही अंतर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ और विदाउट गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में गैमेट का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक ना, यानी विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ये एक माइनर अंतर होता है। वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दोनों क्या है बेटा, वो 100% सेम ही है, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर समझते हैं, ठीक ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना, सब लोग बनाइएगा बेटा, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ठीक ना। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर दूसरा होगा बेटा, इन एल्गी फंजाई, इन एल्गी फंजाई एंड मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, इन एल्गी फंजाई एंड मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स। और मैंने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा भी टाइप होता है बेटा, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उधर दिख रहा है बेटा, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाँ, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसको समझेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत आसान है बेटा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बेटा जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है बेटा, वो होता है बाइनरी फिजन का, ठीक ना, बाइनरी फिजन का, ठीक ना। बाइनरी फिजन होता है बेटा, किस में होता है, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखने चल रहा हूँ। एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, मैं बार बार मिटाता रहूँगा, ठीक ना। इमीडिएटली आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। जो बाइनरी फिजन होता है बेटा, ये बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में होता है, ये याद रखिएगा। पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम में भी हो सकता है, और कभी कभार अगर बाउंस करके क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये भी याद रखिएगा बेटा, यूग्लिना में भी जो होता है बेटा, ये क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन होता है, याद रखिएगा। यूग्लिना में भी, हालांकि यूग्लिना को हटा ही दो, ठीक ना, हम यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना। यूग्लिना को हटा दो, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया को ले लो बेटा, ठीक ना, बैक्टीरिया को ले लो, ठीक ना, बैक्टीरिया, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। अब यहाँ पर पहले इस बाइनरी फिजन का मतलब समझो बेटा। बाइनरी फिजन देखो बेटा, बाई का मतलब होता है दो, ठीक ना, बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी नंबर आप लोगों को कंप्यूटर में पढ़ाया गया होगा कि बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक ना। फिजन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, यानी कोई ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में टूट जाए, समझिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में टूट जाए वो क्या कहलाता है बेटा, बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक ना। तो जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया है अमीबा का एक डायग्राम बनाया है, उस अमीबा के डायग्राम को यहाँ पर हम समझते हैं बेटा। पहली चीज़ तो पता है कि अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है, ठीक ना, और यहाँ पर उसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक ना, एक बड़ा सा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक ना। बड़ा सा एक यहाँ पर न्यूक्लियस होगा,
न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पर उसके अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन, इसी में फूड वैक्यूल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी बेटा, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपको पता है बेटा कि देखो कोई भी सेल अगर डिवाइड करने जा रही है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस सेल के न्यूक्लियस में जो मौजूद उसका क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स को पहले डुप्लीकेट होना होगा। तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो देखो बेटा एनसीईआरटी के जो पेज नंबर 5 पर जो साइड में यहाँ पर अमीबा का डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है बनते हुए बेटा, तो जो दूसरा इमेज है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इस दूसरे इमेज में इस न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा बेटा, ठीक ना, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट होकर के डबल हो चुके हैं, यानी क्रोमोसोम यहाँ पर रेप्लिकेट कर चुका है, डुप्लीकेट होकर के यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है वो डबल हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर अदर ऑर्गन्स हैं, ठीक ना, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं बेटा, ठीक ना। तो ये अब यहाँ पर इसका डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, लेकिन अभी सेपरेट नहीं हो रहा है, सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट कब होगा, जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, मेरे पास नीचे ज़्यादा चले जाएंगे नीचे तो आपको दिखाई नहीं देगा बेटा, ठीक ना, क्योंकि मेरे कैमरे का रिजोल्यूशन थोड़ा कम है, ठीक। अब ये आपदा है तो आपदा में हम लोग अवसर ढूंढे हैं, तो जैसा अवसर मिला है सर्वाइव करो यार, बियर करो मेरे साथ, चलो। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, हो पहले वीडियो को आपने एंजॉय किया था, ठीक, और दूसरे को भी एंजॉय करेंगे। चलो तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये हुआ, ठीक ना। अब इसी को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक ना, आप लोग सीधा लाइन से ही बनाइएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको ये दूसरा अमीबा आपको दिखाई दे रहा है, ये अमीबा जो है, अब इस अमीबा में देखो एक न्यूक्लियस ये है, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक ना। ये देखो स्पिंडल फाइबर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, ठीक ना। अब ये सेपरेट होगा तो न्यूक्लियस के सेपरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगर न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो गया, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और आपको पता है कि अब क्या होगा, यहाँ पर अभी क्या होगा, ये अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा दोनों की ओर से, ठीक ना, कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा, यानी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस किसको करता है, साइटोकाइनेसिस को। अब साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, दो डॉटर अमीबी बन करके तैयार हो जाएंगे, बन करके यहाँ पर ये बन करके यहाँ पर ये तैयार हो गया। सपोज दो अमीबा बन करके यहाँ पर तैयार हो गया, 2 डॉटर सेल्स बन करके तैयार हुए। तो अब जैसे पेरेंट्स में जो डीएनए इसके अंदर था वही डीएनए इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ है। डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होता है, जैसे एक डीएनए है, ये वाला है, एक डीएनए डुप्लीकेट हुआ, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया, तो होगा ना एग्जैक्टली सिमिलर, तो होंगे ना ये क्लोन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ठीक ना। शेप साइज पे मत जाना, शेप ये इसके जैसा अटेन शेप कर लेगा, ठीक ना। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली की बात कर रहा है, जो अंग प्रत्यंग इसके पास होंगे वही इसके पास भी आएगा, उसके बच्चे के पास भी आएगा, ठीक ना। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस डीएनए के पास होगा वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस डीएनए के पास भी आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन सेम टू सेम ऐसे पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक ना। पैरामीशियम की संरचना आप लोग ऐसे देखते ही हो बेटा, ठीक ना। अब यहीं पर ये पैरामीशियम होता है, और याद रखना बेटा पैरामीशियम में 2 तरह का न्यूक्लियस होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया है। और ये भी याद रखना पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, और ये कॉन्जुगेशन मेथड होता है। अभी जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ बाइनरी फिजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ऐसे 2 पार्ट में ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ऐसे दो जो है पैरामीशिया बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक इस प्रकार से इस पैरामीशियम में भी होता है, ठीक सेम टू सेम बैक्टीरिया में भी होता है। अब आपसे कोई पूछ लिया कि बैक्टीरिया में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम
ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक ना, ट्रांसडक्शन कहते हैं। कभी हम माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे आगे, पता नहीं है कि नहीं है इसमें, माइक्रोबायोलॉजी में अगर होगा तो हम आपको बता देंगे बेटा, लेकिन ये ऐसा कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो अभी आपको सिर्फ अमीबा और पैरामीशियम इन दोनों को याद रखना होगा, ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। कभी कभार प्रोकैरियोट पूछ लिया तो प्रोकैरियोट में आपका बैक्टीरिया होता ही है, ये भी बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। होप ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला टॉपिक है बेटा, कौन सा है, मैं यहाँ पर मिटाते चलूँगा बेटा, आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, ठीक ना। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोग, ठीक ना, बाकी एनसीईआरटी में तो दिया ही है, ठीक ना। अब क्या है, दूसरा वाला है बेटा, दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरे मेथड को हम लोग देखते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी ने ही दिया है, दूसरे मेथड को देखेंगे बेटा, ठीक ना। एक दूसरा है बेटा, हाँ एक मिनट बेटा, ठीक ना, एक मिनट, एक है बेटा मल्टीपल फिजन, ठीक ना, दूसरा मेथड है बेटा मल्टीपल फिजन, ठीक ना। पता नहीं आपको नीचे तो नहीं जा रहा है ज़्यादा, ठीक ना, नहीं, मल्टीपल फिजन, ठीक ना, मल्टीपल फिजन। अब देखो, बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब 2 से अधिक। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड कर जाना क्या होगा भाई, मल्टीपल फिजन होगा। सिंपल सी बात है यार, करना क्या है उसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस लगातार होता रहेगा, एक से अधिक 2 से अधिक न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म जो है, कई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो है छोटे छोटे अमाउंट में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद 2 से अधिक ऑर्गेनिजम्स बन करके तैयार हो जाएंगे, वो कहलाता है क्या, मल्टीपल फिजन। सिंपल सा फंडामेंटल है, सिर्फ इतना जानते रहो बेटा कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस करता रहा, और लगातार कैरियोकाइनेसिस करने के बाद 2 से अधिक न्यूक्लियस बना लिए, ढेर सारे न्यूक्लियस बना लिए, और न्यूक्लियस जब बन गए तो उसके बाद छोटे छोटे अमाउंट में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के ढेर सारे नया ऑर्गेनिजम्स बन करके तैयार हो जाएगा बेटा, ठीक ना। मल्टीपल फिजन किसमें होता है बेटा, जो सबसे खतरनाक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक ना, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम आपको ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे बेटा, ये लिवर सेल्स में और आपके आरबीसी के अंदर ये बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ये प्लाज्मोडियम है, ये आपको मलेरिया नाम का डिजीज़ कॉज करता है बेटा, ठीक ना, ये मल्टीपल फिजन, इसको याद रखिएगा। अब तीसरा आते हैं बेटा, तीसरा आते हैं बेटा स्पोरुलेशन, या इसको कहते हैं इंसिस्टमेंट, ठीक ना, इंसिस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, स्पोरुलेशन या इंसिस्टमेंट, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं बेटा, स्पोरुलेशन और इंसिस्टमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, लिखा क्या है इसमें कि ये जो होता है बेटा, ये जो होता है एक कह सकते हो कि ये बेटा ये एडवर्स कंडीशन में होता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक ना, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। एग्जांपल नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना, कि जो स्पोरुलेशन होता है ये अनफेवरेबल इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और एक इसमें होता है बेटा एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा बेटा, अमीबा, ठीक ना, अमीबा, ठीक ना, अमीबा में ये होता है बेटा, किसमें, अमीबा में होता है बेटा। ये आपको बेटा यहाँ पर अगर किताब में जो आपके पास एनसीईआरटी होगी ना, तो एक पीछे जो चैप्टर दिया है बेटा वो एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है बेटा, ठीक ना, सप्लीमेंट्री मटेरियल करके दिया हुआ है पीछे, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर ये आपको दिखाई देगा बेटा, ठीक ना। चलो इसको समझते हैं बेटा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, मिटाने के बाद ही यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ये जगह की बहुत कमी है, ठीक ना। अब देखेंगे बेटा स्पोरुलेशन, मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक ना, स्पोरुलेशन, इसको समझेंगे स्पोरुलेशन क्या चीज़ होता है, ठीक। देखो पहले चीज़ बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा, देखो पहली चीज़ तो जो अमीबा है ये बेटा ये जेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली क्या होता है बेटा, ये पानी के अंदर पाया जाएगा। पानी सूख गया, अचानक पानी सूख गया, एडवर्स कंडीशन आ गई, एडवर्स कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेगा बेटा, पहली चीज़ जो अमीबा के ये जो बाहर ऐसे जो पैर टाइप के निकले होते हैं ना, ये पैर नहीं होते हैं, इनका पैर को हम क्या कहते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक ना, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो अपने स्यूडोपोडिया को ये अंदर की ओर खींच लेते हैं, जब स्यूडोपोडिया को अंदर की ओर खींच लेंगे तो ये गोल मटोल से हो जाएंगे, समझ में आई बात।
ठीक ना। न्यूक्लियस इसके अंदर होगा ही, ये स्यूडोपोडिया को क्या करेंगे, अपने अंदर की ओर खींच लेंगे। कब खींच लेंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो स्यूडोपोडिया को अंदर की ओर खींच लेंगे, और स्यूडोपोडिया अंदर की ओर खींच लेंगे। इनके ऊपर बेटा, इनके ऊपर तीन एक लेयर बन जाती है, 3 लेयर्ड यहाँ पर एक परत बन जाती है, ठीक ना। 3 लेयर्ड यहाँ पर परत बन जाती है, और ये काइटिनस लेयर होती है बेटा, ठीक ना। म्यूसिलेज की बनी काइटिनस लेयर होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, म्यूसिलेज की बनी एक यहाँ पर, म्यूसिलेज की बनी एक यहाँ पर एक काइटिनस लेयर होती है, ठीक ना। काइटिनस लेयर होती है, म्यूसिलेज की बनी एक काइटिनस लेयर होती है, जो कि चिपचिपा होता है काफ़ी, ठीक ना। चिपचिपा होगा तो इसके अंदर जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म होगा, जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, वो अब यहाँ पर ये सूख नहीं पाएगा, यानी इसको मरने से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड होता रहेगा, ठीक ना। न्यूक्लियस लगातार इसके अंदर डिवाइड होता रहेगा, लगातार डिवाइड होकर के, ठीक ना। न्यूक्लियस लगातार इसके अंदर डिवाइड हो गया, डिवाइड होगा। अब किसके अंदर डिवाइड हो रहा है बेटा, एक परत यानी 3 परत के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो जो 3 परत के अंदर यहाँ पर बना हुआ है, इसी परत को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी परत को हम सिस्ट कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और यही इसके ऊपर परत का बन जाना क्या कहलाता है बेटा, इंसिस्टमेंट कहलाता है। समझ में आ रही है ना बात बेटा। जो अमीबा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को अंदर की ओर खींच लेता है, और अपने ऊपर एक 3 लेयर्ड एक कोट डेवलप करता है। उसी कोट को हम सिस्ट कहते हैं बेटा। सिस्ट का मतलब होता है कोट पहन लिया है ये, ठीक ना। ये कोट पहन लिया, और ये सिस्ट किसकी बनी होती है बेटा, म्यूसिलेज की बनी होती है, जो कि एक काइटिनस लेयर है, ठीक ना। म्यूसिलेज की बनी होती है, जो कि एक काइटिनस की लेयर है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अब जब इसके ऊपर सिस्ट बन गया तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, इंसिस्टमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर इंसिस्टमेंट के अंदर यहाँ पर इसके जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवाइड होगा, और ये न्यूक्लियस जब कंटिन्यू डिवाइड होगा तो इतना ज़्यादा इसका न्यूक्लियस बन जाता है। इसके न्यूक्लियस को हम स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक ना। आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री मटेरियल में बेटा लिखा हुआ है, पीछे की ओर देख लीजिएगा बेटा। मेरे में पेज नंबर कितना है बेटा, 287 है, ठीक ना। 287 है, यहाँ पर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई यहाँ पर डिवाइड करके क्या बना चुके हैं बेटा, स्यूडोपोडियोस्पोर, ठीक ना। स्पोर बना लिए हैं बेटा, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट नाम है बेटा, जो ये स्पोरुलेशन की प्रक्रिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस श्रेणी में रखना आप लोग, ठीक ना। इस कैटेगरी में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वाले में। यहाँ पर क्या बना ये बेटा, स्यूडोस्पोर्स बना। अब क्या होगा, स्यूडोस्पोर्स बन करके अब ये रेस्टिंग फेज में है, पड़ा रहेगा, उसी मरड़ासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तो क्या होगा, अचानक बारिश हुई, पानी आ गया तो क्या होगा, ये जो म्यूसिलेज की लेयर है ये रप्चर हो जाएगी, म्यूसिलेज की लेयर बस्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक ना। बस्ट होगी, बस्ट होने के बाद क्योंकि यहाँ इसके अंदर ठसाठस भर जाएगा, क्या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गया। अब बस्ट होगा, बस्ट होने के बाद ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, और लिबरेट होकर के फिर नए अमीबी को डेवलप कर लेंगे बेटा, ठीक ना। ये नए अमीबी को यहाँ पर ये डेवलप कर लेंगे, ठीक ना। किसी का बच्चा रो रहा है यहाँ पर बाहर, चलो हाँ चलो बेटा, ठीक ना। ये समझ में आया यहाँ पर, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, होप। अब इसी में अभी इसी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक चीज़ और देखते हैं बेटा, नोट कर लिया होगा होप आपने, ठीक ना, नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, ठीक, आगे देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, प्लाज्मोटॉमी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप कहोगे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक ना, एग्ज़ाम में। चौथा, ठीक ना, 3 चीज़ें तो देख चुके हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन या इंसिस्टमेंट, और अब चौथा है प्लाज्मोटॉमी। इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, समझ लेना सीरियसली, भले एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक ना। प्लाज्मोटॉमी देखो बेटा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है ओपैलिना, बस यही याद रखना आप लोग, ओपैलिना को, ठीक ना। ये प्लाज्मोटॉमी क्या है, देखो बेटा, देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो होता है थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, अभी भी जो होता है बहुत ज़्यादा क्लियर इसके बारे में एविडेंस भी नहीं पता है कि जो ओपैलिना होता है, ठीक ना, ओपैलिना कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। जो ओपैलिना होता है, ये ओपैलिना, ठीक ना, सपोज ऐसे ही होता है, मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, ओपैलिना है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेगा कंटिन्यू, न्यूक्लियस कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेगा, न्यूक्लियस कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक ना, मल्टीप्लाई करने के बाद
ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, और ऐसा कहते हैं कि जो इसका न्यूक्लियस मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना, वो विदाउट माइटोसिस करता है, विदाउट माइटोसिस करता है। अब आपको दिमाग घूम गया होगा, तो न्यूक्लियस विदाउट माइटोसिस करे कैसे करेगा बेटा? इसका न्यूक्लियस विदाउट माइटोसिस इसलिए करता है क्योंकि इसके जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, तो इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें ट्रू माइटोसिस नहीं होता है। जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा वो ट्रू माइटोसिस कहलाता है। यहाँ पर ये बिना स्पिंडल फाइबर के माइटोसिस कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, ये बहुत बड़ी जहाँ मतलब रिसर्च का विषय है। अब आप लोगों को इतना खोपड़ी नहीं पागल करना है, ना ही मेरे को पागल करना है, ठीक ना। मैं जितना बता रहे हैं कि ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लगातार कैरियो को मल्टीप्लाई करेगा, वो भी विदाउट माइटोसिस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका छोटा छोटा अमाउंट इन न्यूक्लियस को मिल जाएगा, छोटे छोटे अमाउंट में ये घेर लेंगे। इसको घेरने के बाद ये रप्चर होगा, मतलब ये वही यार साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, फिर ये चारों तरफ ये लिबरेट हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्लाज्मोटॉमी। याद रखना, ये उदाहरण याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। समझ में आई बात? जितना बताया बेटा, ठीक ना। चलो बेटा, आज ये 25 मिनट हो गए बेटा। अभी तो हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एक्चुअली आज बेटा नवरात्रि है, सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैंने फास्ट भी रखा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा फुल एनर्जी से ना बोल पा रहा हूँ, ना ही वैसे बोल तो पा रहा हूँ यार, लेकिन अभी मैं इस समय जो है अब उससे ज़्यादा अब कंटिन्यू करने में कैपेबल नहीं लग रहा है मुझे, ठीक ना। तो बेटा आज लेक्चर छोटा है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो एल्गी, फंजाई और ये मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म में हम यहीं से शुरुआत करेंगे बेटा, ठीक ना। हम यहीं से शुरुआत करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे, दोनों चीज़ें ख़त्म करेंगे, ठीक ना बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, या ऑनलाइन को भी एंजॉय करेंगे, इसका भी अपना मज़ा है, ठीक ना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।